हेलो एंड वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे उन्हें प्लीज़ लर्न कर देना, लेक्चर को लास्ट तक देखना। जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें प्लीज़ लर्न करके ही जाएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। लेक्चर को पूरा देखना, सारे क्वेश्चन याद करके जाना। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो आप हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर आपके प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहे, एक क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जॉन मेनार्ड किन्स, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है लियोनेल रॉबिन्स। अगर आपको क्वेश्चंस आता है ऑलरेडी तो प्लीज अगर एमसीक्यू कौन सा राइट है ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एडम स्मिथ जो है जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है यानी फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? काफी बार पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। ऑप्शन ए, क्या उत्पादक किया जाए, कैसे उत्पादक किया जाए, ऑप्शन सी किसके लिए उत्पादन किया जाए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए या किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये तीनों ही क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पादक यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं जीडीपी क्या है? ऑप्शन ए, एक देश की सीमा के बाहर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ऑप्शन बी है एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, या ऑप्शन डी केवल वस्तुओं का कुल मूल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा का कुल मूल्य जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं को मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ये काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए व्यय विधि, ऑप्शन बी उत्पाद विधि, ऑप्शन सी आय विधि, ऑप्शन डी तीनों विधियों से प्राप्त मान समान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तीनों ही विधियों से जो नेशनल इनकम मापने की जो विधि होती है तीनों ही विधियों से हमें प्राप्त मान समान मिलता है, यानी तीनों से। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम की गणना कैसे की जाती है? पर कैपिटा इनकम की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए है जीडीपी यानी जनसंख्या, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय जनसंख्या, ऑप्शन सी जीवीए अपॉन जनसंख्या, यानी देखिए इसे अपॉन में लेना, जो स्लैश है उसको अपॉन में लेना है आपको, डी है जीएनपी अपॉन जनसंख्या। तो किस तरीके से पर कैपिटा इनकम मापा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय और नीचे जनसंख्या, यानी ऊपर आपका आ जाएगा नेशनल इनकम आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपकी पॉपुलेशन। तो इस तरह से ये माप किया जाता है डिवाइड करके। नेक्स्ट है, धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ वेल्थ अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है लियोनेल रॉबिन्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल, या ऑप्शन डी है पॉल सैमुएलसन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एडम स्मिथ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी साइंस ऑफ वेल्थ यानी धन का विज्ञान की जो परिभाषा है वो किसने दी है, मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। नेक्स्ट है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार से, या ऑप्शन डी है बेरोजगारी से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार से माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध होता है। नेक्स्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत फर्मों के उत्पादन से, ऑप्शन बी है सकल मांग और सकल आपूर्ति से, ऑप्शन सी है एक वस्तु की कीमत निर्धारण से, ऑप्शन डी है किसी विशिष्ट उद्योग के संतुलन से। तो यहाँ पर ऑप्शन
बी सकल मांग और सकल आपूर्ति से समिष्ट यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध है। नेक्स्ट है अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए वे वस्तुएं जो आगे उत्पादन में उपयोग होती है। ऑप्शन बी वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग या निवेश के लिए तैयार होती है। ऑप्शन सी केवल मशीनरी या ऑप्शन डी है कच्चा माल। तो यहाँ ऑप्शन बी वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग का निवेश के लिए तैयार होती हैं। नेक्स्ट है मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन लागत में वृद्धि। ऑप्शन बी उपयोग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी। ऑप्शन सी सरकारी करों में वृद्धि है। ऑप्शन डी है माल की कमियों में कमी। तो यहाँ ऑप्शन बी उपयोग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? ऑप्शन ए कीमत और आपूर्ति के बीच सीधा संबंध बताता है। ऑप्शन बी कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध यानी अन्य बातें समान रहने पर। ऑप्शन सी आय और मांग के बीच सीधा संबंध। या ऑप्शन डी है मांग पर केवल सरकारी नीति का प्रभाव। यहाँ पर ऑप्शन बी कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध यानी जो कीमत है और जो मांग है उसके बीच में जो विपरीत संबंध है वो लॉ ऑफ डिमांड होता है। नेक्स्ट है आय में वृद्धि से घटिया वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आय में वृद्धि से घटिया वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है कि मांग बढ़ती है। ऑप्शन बी मांग घटती है। ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मांग घटती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगी। आय में वृद्धि से घटिया वस्तुओं की मांग पर यानी मांग घट जाती है। जब आय वृद्धि हो जाती है तो जो घटिया वस्तु होते हैं उनकी जो गिरावट हो जाती है यानी घटिया वस्तु नहीं खरीदते हैं, सब अच्छे से अच्छी चीजें खरीदते हैं। नेक्स्ट है गिफेन वस्तुएं यानी गिफन गुड्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वे वस्तुएं जिसकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है। ऑप्शन बी वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ऑप्शन सी वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। या ऑप्शन डी है वे वस्तुएं जो विलासिता की होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है यानी मांग के नियम का अपवाद होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स है क्या होते हैं? यानी प्रतिस्पर्धा जो वस्तु है वो क्या है? कार और पेट्रोल। ऑप्शन बी चाय और कॉफी। ऑप्शन सी ब्रेड या बटर। ऑप्शन डी पेन और इंक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चाय और कॉफी जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर आते हैं। इस तरीके के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है मांग की कीमत लोच को मापने का सूत्र क्या है? प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड यानी कितनी हमारी मांग है उसको मापने का क्या सूत्र है? ऑप्शन ए मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऑप्शन बी मांग में कुल परिवर्तन और अपॉन कीमत में कुल परिवर्तन। ऑप्शन सी आय में परिवर्तन अपॉन मांग में परिवर्तन। ऑप्शन डी है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा? ऊपर मांग की जो मात्रा है वो और नीचे क्या हो जाएगी? जो कीमत है वो प्रतिशत में यहाँ पर आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगी यानी परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल एक विक्रेता। ऑप्शन बी सम रूप उपवाद यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट और क्रेताओं व विक्रेताओं की बड़ी संख्या। ऑप्शन सी फर्मों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध। या ऑप्शन डी है प्रत्येक फर्म मूल्य निर्माता यानी प्राइस मेकर होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समरूपन उत्पाद यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट और क्रेताओं व विक्रेताओं की बड़ी संख्या। नेक्स्ट है एकाधिकार यानी मोनोपोली बाजार की स्थिति है जहां उत्पादक बड़ी संख्या में होते हैं। एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। कुछ बड़े विक्रेता होते हैं या विभिन्न उत्पादन
होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकाधिकार यानी मोनोपोली बाजार की स्थिति है कि एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता, यानी कोई और उस मोनोपोली को नहीं ले सकता। बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम तब होता है जब मांग ज्यादा होती है आपूर्ति से, मांग कम होती है आपूर्ति से, मांग बराबर होती है आपूर्ति से, या कीमत स्थिर रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी मांग और आपूर्ति जब बराबर होगी तो बाजार क्या होगा, संतुलित होता है। अगला प्रश्न है, एक फर्म कब तक उत्पादन जारी रखेगी? ऑप्शन ए जब तक कुल राजस्व अधिकतम न हो जाए, जब तक सीमांत राजस्व यानी मार्जिनल रेवेन्यू और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट से अधिक हो या उसके बराबर हो, ऑप्शन सी जब तक औसत लागत न्यूनतम न हो जाए, और ऑप्शन डी जब तक उसका लाभ शून्य हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जब तक सीमांत राजस्व यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से अधिक हो या उसके बराबर होता है, यानी ज्यादा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, तो उत्पादन जारी रहता है, एक फर्म में उत्पादन जारी रहता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता हाउस नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार उपभोग बढ़ने पर कुल उपयोगिता कम होती है। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। उपभोक्ता हमेशा कम कीमत वाली वस्तु को पसंद करता है या आय में वृद्धि से उपयोगिता बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर